In today's lecture, you will learn about magnetic field, magnetic flux, a supplementary concept, magnetic flux density, and also the force that is exerted by magnetic field on charged particles and the charged objects. So we will conclude the electromagnetism and the magnetism in this lecture. Hopefully, you will find this lecture very informative regarding the subject. So let's start from the magnetic field. We know that field is a region where something other will experience the force. And if the field is produced by a magnetic object, a magnet, then this field must be called as magnetic field. So magnetic field should be produced by something that is a magnet or something that is behaving like a magnet, because there are certain objects which are behaving, which are magnet, not behaving, which are magnet, like bar magnet. As you have seen that a bar magnet which can attract various objects, it has a north pole and south pole. So two bar magnets with the same type of polarities have attractive force between the unlike poles and repulsive force between the like poles. This is the most basic idea about the magnets, and these materials are known as magnets. The field produced by these materials is known as magnetic field. And if we have a object or we have something that is itself not a magnet, but by flowing a current through that it behaves like a magnet. Now it is not a magnet but behaving like a magnet. Whenever such type of scene is there, then we can say this is electromagnet. तो जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा तो फिर जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसको आप मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं या उसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स की वजह से भी हो सकती है या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स की वजह से हो सकती है जिनमें से करंट पास होने से वो मैग्नेट के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरह से इनमें से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड वो भी प्रोड्यूस, इसी तरह का इफेक्ट वो भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो उसको हम कहते हैं कि वो रीजन जहाँ पे इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है उसको हम कहते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड को जो टेस्ट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, तो वो हो सकती है विद द हेल्प ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। आप उसको फीरियस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, बट वी हैव फार्मूलेशन, वी हैव मैथमेटिकल फार्मूला फॉर दी चार्ज्ड पार्टिकल्स कि जब एक चार्ज पार्टिकल को आप, लेट्स से हम इस तरह से ले लेते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक मैग्नेट रख दिया जिसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल उधर होगा, और यहाँ पे हमने रख दिया कि यहाँ पे साउथ पोल है, नॉर्थ पोल इधर, इस तरफ नॉर्थ पोल होगा कहीं ना कहीं, इसका साउथ पोल इधर होगा बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल इज़ नॉट पॉसिबल। ये आप MCQ भी लिख लें कि मैग्नेटिक मोनोपोल पॉसिबल नहीं है। हम सिंगल पोल प्रोड्यूस नहीं कर सकते अभी तक। इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए या हमारी रिसर्च के थ्रू हम इस बात पर पहुंच जाएं कि मैग्नेटिक मोनोपोल पॉसिबल है, तो हो सकता है, बट एट द प्रेजेंट मोमेंट वी आर सेइंग दैट मैग्नेटिक मोनोपोल इज़ नॉट पॉसिबल। आप जितना भी किसी मैग्नेट को तोड़ते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, वो डायपोल पे ही मुश्तमिल होगा, कभी भी मैग्नेटिक मोनोपोल मुमकिन नहीं है। तो इसको MCQ के फॉर्म में कैसे हम लिख सकते हैं, सिंपली ऐसे कह देते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है?
मैग्नेट ऑलवेज हैव टू सिमिलर पोल्स या आइडेंटिकल पोल्स कह लें. अ मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ मोनोपोल. अ मैग्नेट मस्ट कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट पोल्स या ऑल ऑफ दीज. ठीक है, सेम पोल्स उसमें नहीं होते. यहाँ पे देख लें, एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है. कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही मैग्नेट में दो नॉर्थ पोल हों. कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही मैग्नेट में दो साउथ पोल हों. तो मैग्नेटिक मोनोपोल भी पॉसिबल नहीं है, दो सिमिलर पोल भी पॉसिबल नहीं है, दो डायपोल. डायपोल का मकसद ही होता है हैविंग सेम स्ट्रेंथ बट अपोजिट नेचर. ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल भी हमने पढ़ा है. तो उसी तरह से ये भी दो अपोजिट पोल्स जो है ना मैग्नेट के अंदर होते हैं. तो यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस हो रही है. अब आ जाते हैं, यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस हो रही है. तो इस फील्ड में से जब हम चार्ज पार्टिकल पास करवाते हैं तो चार्ज पार्टिकल, ये मैं डायरेक्शन ऐसे ही एक दे रहा हूँ. चले मैं डायरेक्शन एग्जैक्ट वही डायरेक्शन ले लेता हूँ कि लेट से हम अपवर्ड डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करवा रहे हैं. कौन सा पार्टिकल? चार्ज पार्टिकल. और हमारी जो चार्ज पार्टिकल पे डिस्कशन होती है वो ज़्यादातर पॉजिटिव पे होती है क्योंकि हम उसे टेस्ट चार्ज मानते हैं. तो टेस्ट चार्ज हम यहाँ पे ट्रेवल करवा रहे हैं. जब टेस्ट चार्ज यहाँ पे मूव करता हुआ जाएगा इस तरह से, तो टेस्ट चार्ज पे अगर इस रीजन में कोई भी फोर्स नहीं लगता, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं है. मैग्नेटिक के टर्म्स में कह रहा हूँ, फील्ड मौजूद नहीं है. अगर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है. तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन वेयर मूविंग चार्ज पार्टिकल्स एक्सपीरियंस फोर्स. मूविंग चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स लगेगा. ठीक है, कीप इन माइंड, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि सच रीजन वेयर द चार्ज पार्टिकल मे एक्सपीरियंस फोर्स. ठीक है, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो मूविंग हो. बट मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन वेयर द मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर्स. वो भी हर डायरेक्शन में नहीं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में. उस डायरेक्शन पे हम आ जाते हैं. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा रीजन जहाँ पे मूविंग चार्जेस पे फोर्स लगे उस रीजन को हम कहते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है. तो आ जाते हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है तो वो फोर्स कितना होता है? फोर्स इज गिवन बाय क्यू वी क्रॉस बी. ये फोर्स होता है और ये फोर्स हमेशा वेलोसिटी को और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होता है. दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल. पार्टिकल के मोशन पे भी परपेंडिकुलर होता है, उसके साथ साथ जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उस पर भी ये परपेंडिकुलर होता है. फ्रॉम दिस इक्वेशन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंपल इक्वेशन बन जाती है कि दिस इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू वी साइन थीटा. साइन थीटा तो एक रेशियो है जो एंगल को डिफाइन कर रहा है. बाकी आप लिख सकते हैं क्यू वी अगर ये 90 हो जाए तो मीन्स फोर्स पर यूनिट मूविंग चार्ज. मूविंग चार्ज पे जो फोर्स लगाने वाली सलाहियत किसी फील्ड में है तो उस फील्ड को हम कहते हैं कि दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. फ्रॉम दिस इक्वेशन द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट मिलता है वो क्या मिलता है? दैट इज न्यूटन. फोर्स का यूनिट न्यूटन है और चार्ज का यूनिट जो है वो यहाँ पे हम लिखते हैं कि चार्ज कूलम इंटू मीटर पर सेकेंड. तो ये हो जाएगा एम्पेयर इंटू मीटर एंड इट इज़ नोन एज टेस्ला. इसको हम टेस्ला बोलते हैं. अब 1 टेस्ला की डेफिनेशन पे हम आ जाते हैं. उस पर मैं एमसीक्यू आपको लिखवा देता हूँ कि 1 टेस्ला हम किसको डिफाइन करेंगे, कैसे 1 टेस्ला जो है ना मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन. तो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला कब हो सकती है, इसी पे हम एमसीक्यू लिख रहे हैं. हम कहते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिट टेस्ला if
अब उसके लिए इफ़ के बाद जो कंडीशंस हैं हम जो है ना वो ऑप्शंस में सारी की सारी कंडीशंस डिस्क्राइब कर देते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इज सेड टू बी 1 टेस्ला या यूनिट टेस्ला इफ़ तो यहाँ पे मैं ऑप्शन ए में लिखता हूँ कि V इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, Q इक्वल टू 2 कूलम, F इज इक्वल टू 4 न्यूटन एंड एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, एंगल 30 डिग्री, फोर्स, मतलब ये सारे का सारा सेट दे रहा हूँ, सारी जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने वाली उनके लिए। बी में वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, चार्ज इज 2 मीटर पर सेकेंड, 2 कूलम एंड force is 2 Newton and angle is theta is 30 डिग्री। सी ऑप्शन है कि V इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, Q इक्वल टू 2 कूलम ये 2 कूलम और फोर्स ये 2 न्यूटन। ओके, 2 कूलम, फोर्स इक्वल टू 2 न्यूटन एंड थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। डी V इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, Q इक्वल टू 4 कूलम, फोर्स इक्वल टू 4 न्यूटन और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। या ई ऑप्शन में नन ऑफ दिस भी हम लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपको जस्ट यही चीज़ जस्टिफाई करनी है कि कोई भी सेट, वो वाला सेट करेक्ट आंसर होगा। ये जो भी हमने सेट लिखे हैं डेटा के, इनमें से वही करेक्ट आंसर हो सकता है जो यहाँ पे हमें 1 रिज़ल्ट दे रहा हो। और मेरे ख्याल से बी जो है वो यहाँ पे आपको 1 रिज़ल्ट दे रहा होगा। इस तरह से कि इसको आप इस तरह से सॉल्व कर लें। फोर्स का वैल्यू है 2, ठीक है, यहाँ पे फोर्स 2 है बी ऑप्शन के अंदर, और Q की वैल्यू 2 है, वेलोसिटी की वैल्यू 2 है, वेलोसिटी भी 2, और उसके बाद आ जाते हैं हम कि साइन 30 डिग्री। साइन 30 होता है 1/2, 1/2 और 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, इस तरह से लिखते हुए हमें जो है ना काफ़ी टाइम लग गया। अगर हम टेबल के फॉर्म में लिख लेते इस तरह से, तो टेबल का फॉर्म हमारे लिए जो है ना कुछ इजी इस चीज़ को डिफ़ाइन कर देता है। हमारे पास 4 वेरिएबल हैं और हमने 4 ऑप्शन बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर लिख देते हैं, या ऑप्शन है ये, तो इसको सीरियल नंबर हम नहीं लिखते, इसको ऑप्शन का फॉर्म दे देते हैं। और ये है वेलोसिटी, ये है क्यू, ये है एफ, और ये है हमारे पास थीटा, ठीक है। तो जब ये हमारे पास ऑप्शंस आ गए तो अब हम सिंपली ए में लिखते हैं जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 2, 4, 30 डिग्री, और बी ऑप्शन में हम लिखते हैं कि 2, 2, 2, 30 डिग्री, और सी ऑप्शन में लिख देते हैं कि 4, 2, 2 और 90 डिग्री, और डी ऑप्शन में लिख देते हैं कि दिस इज़ 4, 4, 4 और 90 डिग्री। सो इस तरह से टेबल के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ऑप्शंस में इस तरह से लिख दिया। सो ये है मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जिसे हम कहते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स। और लॉरेंट्ज़ फोर्स हर पार्टिकल पे नहीं एक्ट करता, मैग्नेटिक फील्ड हर चीज़ पे अप्लाई नहीं कर रही होती,
but this type of force is exerted by magnetic field only on the moving charges. ठीक है, मूविंग चार्जेस पे फोर्स लग रहा होगा, तो इसके बारे में हम लिखते हैं मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंस फोर्स exerted by the magnetic field in all the conditions except. मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है जिसे हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं वो हर कंडीशन में एक्ट करेगा एक्सेप्ट कौन सी कंडीशन में एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, सारी कंडीशंस में एक्ट करेगा, लेकिन वो कौन सी कंडीशन है जब वो एक्ट नहीं कर सकता। ऑप्शन ए हम लिखते हैं कि मूविंग इलेक्ट्रॉन या मूविंग चार्ज, यहाँ पे मैं मूविंग चार्ज लिख देता हूँ कि मूविंग चार्ज पे एक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। ये ऑप्शन है। बी स्टैटिक चार्ज, सी न्यूट्रल पार्टिकल और डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी, तो हम क्वेश्चन का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमने एक्सेप्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो एक नहीं दो आ रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट एक्सर्ट लॉरेंस फोर्स ऑन द पार्टिकल्स एक्सेप्ट। मैग्नेटिक फील्ड लॉरेंस फोर्स अप्लाई नहीं कर सकती सिवाय कौन सी कंडीशन के सिवा वो लॉरेंस फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकती। मतलब ये जो कंडीशन है बी स्टैटिक चार्ज, इसमें नहीं कर सकती। जो न्यूट्रल पार्टिकल है उस पर भी फील्ड फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकती। जब दो पे है तो ऑल ऑफ दीज तो हो नहीं सकता। सिर्फ एक कंडीशन है जिसके सिवा बाकी कंडीशंस में फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकती, और वो एक कंडीशन कौन सी है? ए कंडीशन में वो फोर्स एक्सर्ट करेगी। अच्छा, अभी भी मैं ये जो लास्ट है डी, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ मूविंग चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, मूविंग चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर चार्ज मूविंग है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फिर भी फोर्स नहीं लगता, इस पे भी फोर्स नहीं लगेगा, इसके ऊपर भी फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई कर सकती है। माँ सिवाय इस कंडीशन के किसी भी कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई नहीं कर सकेगी। सो ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन की बात फॉर अ चार्ज पार्टिकल। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, एक अगर हमारे पास चार्ज रॉड है, चार्ज वायर है, उसको हम मूव करवा रहे हैं या उसमें से चार्जेस को मूव करवा रहे हैं, मींस करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उस पर भी फोर्स एक्सर्ट कर सकती है। उसकी बेसिस पे भी हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, और वो कैसे डिफाइन किया जाता है? बी इज इक्वल टू एफ ओवर आई एल साइन थीटा। साइन थीटा सेम ही रहेगा, वहाँ पे था क्यू वी, यहाँ पे हो गया आई एल साइन थीटा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ उस कंडीशन में फोर्स लगा सकती है जब कंडक्टर में से चार्जेस उस डायरेक्शन में पास हो रही हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ ज़ीरो नहीं एंगल बना रहा या 180 नहीं बना रहा, बाकी सब एंगल्स पे फोर्स लगेगा। A current carrying conductor experiences force in the magnetic field if, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अगर, ऑप्शन ए में लिखते हैं चार्जेस, या करंट के फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे चार्ज का लफ्ज़ नहीं है, आई है, तो इस वजह से करंट लिखते हैं। करंट इज नॉट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी।
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं है। बी, करंट इज नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी। सी में लिखते हैं करंट इज नॉट ज़ीरो। ठीक, और डी में लिखते हैं ऑल ऑफ दीज। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगाएगी अगर करंट पैरेलल टू द फील्ड नहीं है, करंट एंटी पैरेलल टू द फील्ड नहीं है, करंट ज़ीरो नहीं है। अगर ये तीन चीज़ें नहीं हैं तो लाजमी तौर पे मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगा रही होगी। मीन्स यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है ऑल ऑफ दीज। फॉर ऑल दीज कंडीशंस मैग्नेटिक फील्ड मस्ट एक्सर्ट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इस इक्वेशन की बेसिस पे जो हमारे पास ये इक्वेशन है कि B इज़ इक्वल टू क्यू एफ ओवर क्यू वी साइन थीटा, ये इक्वेशन या इसका करेक्ट फॉर्म F इज़ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसमें से कुछ और भी MCQs जो है ना बन सकते हैं। वो MCQs इस तरह से हो सकते हैं कि हम देखें कि ये फोर्स, जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लगा रही होती है वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है। इट इज़ दी क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स या डायरेक्शन ऑफ द लॉरेंस फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू V एंड B, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। बट डायरेक्शन कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड। MCQ में डायरेक्शन भी दी जा सकती है कि वो डायरेक्शन जो है ना क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू से दैट चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या प्रोटॉन ले लें, क्योंकि हम एनानिमसली क्यों बोले, हम प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं तो पॉजिटिव चार्ज की जगह पे हम प्रोटॉन को ले लेते हैं। अ प्रोटॉन इज एंटरिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द ईस्ट। ठीक है, अब आप खुद समझेंगे कि वो जा किधर रहा है। अ प्रोटॉन इज एंटरिंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड from east which is directed downward। ठीक है, a proton is entering into a magnetic field from east which is directed downward। now what is the direction of Lorentz force on the proton? प्रोटॉन पे जो लॉरेंस फोर्स है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द लॉरेंस फोर्स ऑन द प्रोटॉन। ऑप्शन ए है नॉर्थ साइड पे, बी है साउथ, सी है ईस्ट और डी है वेस्ट। तो इनमें से कौन सी डायरेक्शन जो है ना फोर्स की होगी। अब आप कहेंगे कि हमें तो डायरेक्शन ही एक दी गई है डाउनवर्ड। नहीं, डायरेक्शन एक डाउनवर्ड नहीं है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्शंस लेट से सपोज कर लेता हूँ कि ये डायरेक्शंस का मैप है, नॉर्थ साउथ, और ये है हमारे पास वेस्ट, और ये है हमारे पास ईस्ट। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन, स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना। आपको कहा गया है कि अ प्रोटॉन इज एंटरिंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम ईस्ट। ईस्ट की जानिब से वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ है। अब मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर लेके आपको थोड़ा समझाता हूँ कि यहाँ पे देखें कि ये रीजन आप मैग्नेटिक फील्ड ले लें, ये इतना रीजन, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन कहाँ है, उसकी डायरेक्शन मैं बताता हूँ। उसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड। आप अपने कमरे में बैठ के ये अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ से
अब यहाँ से जो प्रोटॉन है वो ईस्ट से इसमें एंटर हो रहा है, यहाँ से एंटर हो रहा है। जब यहाँ से एंटर हो रहा है तो जा किधर रहा है, ईस्ट से एंट्री मार रहा है इसमें मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसका मकसद है जा रहा है वेस्ट, वेस्ट को जा रहा है, ठीक है, वेस्ट को जा रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड डाउन है, अप से डाउन। अब आप अपने रूम में बैठ के, ये आपका रूम है, रूम का टॉप जो है वो जो है सीलिंग है, और बॉटम जो है वो क्या है, फ्लोर है। तो इसका मकसद है मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम सीलिंग टू दी फ्लोर है, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। जब यहाँ से चार्ज पार्टिकल इस तरफ जाए और मैग्नेटिक फील्ड डाउन हो तो वी क्रॉस बी लें। वी की डायरेक्शन में आप राइट हैंड की फिंगर्स स्ट्रेच करें और बी की डायरेक्शन में कर्ल करें। जो थंब की डायरेक्शन बचेगी वो डायरेक्शन होगी फोर्स की, और वो डायरेक्शन आपको डेफिनेटली मिलेगी साउथ। तो करेक्ट आंसर है साउथ। यू कैन डू इट। मैं यहाँ पे इस वक्त आई थिंक मैं कैमरा यहाँ पे नहीं ऑन कर सकता, अगर हो सकता तो मैं आपको करके दिखा देता, बट यू हैव टू फॉलो द सेम डायरेक्शंस विच आई हैव गिवन इन द वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट के आप लेक्चर को रिपीट कर लें, उसमें मैंने डायरेक्शन समझाई हुई है क्रॉस प्रोडक्ट की, एग्जैक्टली उसी तरह से लेना है। जस्ट आपको डायरेक्शंस सही नमूने से विजुअलाइज करनी है कि कौन कौन सी डायरेक्शन है। अब आप कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउन कब बताई गई, क्लियरली मेंशन्ड है कि अ प्रोटॉन इज एंटरिंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम ईस्ट, मतलब वो प्रोटॉन की डायरेक्शन ये हो गई, विच इज डाउनवर्ड। मतलब प्रोटॉन तो ईस्ट से दाखिल हो रहा है, किसमें, फील्ड में, जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड बताई गई है। सो बोथ द डायरेक्शंस आर मेंशन्ड एंड यू कैन डिटरमाइन द करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं कि अब इस इक्वेशन में से जो हमारे पास इक्वेशन है कि F इज़ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, जब फोर्स परपेंडिकुलर लगता है तो परपेंडिकुलर फोर्स हमेशा क्या कर सकता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो जब डायरेक्शन चेंज कर सकता है तो आप जे थॉमसन वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे या उससे पहले वाली थोड़ी सी टॉपिक का रिव्यू लेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि अगर चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारता है तो वो इस तरह से जो है ना बैंड होता है, तो कर्व्ड पाथ बनाता है। जो कर्व्ड पाथ बनाता है तो कर्व्ड पाथ की वजह से जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे भी बिहेव करता है, ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे भी बिहेव करता है। जब सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे भी बिहेव करता है तो फिर हमारे पास एक और इक्वेशन मिल जाती है जो कि होती है R इज इक्वल टू एम वी क्यू बी साइन थीटा। ये इक्वेशन मिल जाती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन की बेसिस पे काफ़ी सारे हमें न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं, एमसीक्यूज मिल सकते हैं, और ये इक्वेशन हमें डील करना भी बहुत आसान है। इसमें से ज़्यादातर आपको रिलेटिव क्वेश्चंस मिलते हैं। रिलेटिव किस तरह से कि दो चीज़ों को कंपेयर करना पड़ता है। लाइक हम कहते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन moving in the same direction with the same velocities in the same magnetic field, which will move in a larger circle। कौन सा लार्जर सर्किल में मूव कर रहा होगा? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी बोथ इन सेम सर्किल, ठीक है, या डी हम कहते हैं डी में कहते हैं कि कैन नॉट बी रिलेटेड, हम उनको रिलेट नहीं कर सकते, या कैन नॉट बी कंपेयर्ड, ठीक है, कंपेयर नहीं कर सकते हम उनको। तो यहाँ से आपके पास ये क्लियर मैसेज मौजूद है कि अगर इस तरह की कंडीशन है कि दो पार्टिकल हैं जिनकी चार्ज सेम है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की चार्ज सेम है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में, सेम डायरेक्शन में, सेम वेलोसिटी के साथ, तो बाकी डिसीजन किस पे होगा? मास पे।
जिसका मास ज़्यादा उसका सर्किल बड़ा होगा, जिसका मास कम उसका सर्किल भी छोटा होगा। तो प्रोटॉन के लिए अगर आप देखेंगे कि उसका मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि उसका सर्किल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बड़ा होगा। अब अगर यही क्वेश्चन मैं करता हूँ फोर्स के लिए कि एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन मूविंग विथ सेम स्पीड in the same direction in same magnetic field which will experience greater force, ठीक है, which will experience greater force, किस पे ग्रेटर फोर्स लग रहा होगा। ए में कहता हूँ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सेम रखना जा रहा हूँ। बी में कहता हूँ कि प्रोटॉन, और सी में कहता हूँ कि दोनों पे सेम लगेगा, और डी में कि कैन नॉट बी कंपेयर्ड, ठीक है, कैन नॉट बी कंपेयर्ड, कंपेयर हम नहीं कर सकते भाई, ठीक है। अच्छा, तो फोर्स किस पे ज़्यादा लगेगा, तो फोर्स हमें इस इक्वेशन से नहीं मिलना, फोर्स हमें मिलना है इस इक्वेशन से। हमें बताया गया है दो पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हैं, सेम वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सेम चार्ज है, तो कोई चीज़ डिफरेंट है ही नहीं। जब कोई चीज़ डिफरेंट नहीं है तो इसका मकसद है फोर्स विल बी सेम, फोर्स सेम लगेगा। हाँ, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, एक पे डायरेक्शन अपवर्ड होगी तो दूसरे पे डाउन हो सकती है, एक पे लेफ्टवर्ड होगी तो दूसरे पे राइटवर्ड हो सकती है, एक पे ईस्ट डायरेक्शन होगी तो दूसरे पे वेस्ट डायरेक्शन हो सकती है। इट इज़ पॉसिबल, लेकिन जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। अच्छा, इस इक्वेशन में से हम और क्वेश्चन भी ले सकते हैं जो कि मोमेंटम की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे भी होते हैं। सपोज हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम, ठीक है, अब हम सेम मोमेंटम के साथ कह रहे हैं, सेम मोमेंटम इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड विच विल मूव इन लार्जर सर्किल। इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मोमेंटम सेम है, तो कौन सा लार्जर सर्किल में मूव करेगा। आप देख लें, दोनों पे चार्ज सेम है, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में है, सेम डायरेक्शन में है, सेम मोमेंटम है, सेम मोमेंटम है, तो इसका मकसद है एम वी की प्रोडक्ट सेम है, ठीक है, एम वी की प्रोडक्ट सेम है। जब एम वी की प्रोडक्ट सेम है तो इसका मकसद है सारी चीज़ें सेम हो गई। जब सारी चीज़ें सेम हो गई तो फिर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, फिर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। अच्छा, अब आ जाते हैं इस पे, फोर्स पे, कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम इन सेम मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन विच विल एक्सपीरियंस ग्रेटर फोर्स। अब फोर्स किस पे ग्रेटर लगेगा, जब फोर्स की बात आ रही है तो फोर्स की बात मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। आप कहेंगे यहाँ पे मोमेंटम तो है ही नहीं, लेकिन मोमेंटम का हमें पता तो है एम वी, मोमेंटम दोनों के सेम है। जब मोमेंटम दोनों के सेम है तो आप इस इक्वेशन को इसकी बेसिस पे लिख दें कि आप v की जगह लिख रहे हैं p ओवर m, तो इस इक्वेशन को लिख देंगे f इज इक्वल टू क्यू पी ओवर m इंटू बी साइन थीटा, बी साइन थीटा सॉरी। तो यहाँ पे चार्ज दोनों की सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मोमेंटम सेम है, तो फोर्स का रिलेशन किसके साथ, मास के साथ। जिसका मास कम उसका उस पर फोर्स ज़्यादा, जिसका मास ज़्यादा उस पर फोर्स कम। तो फिर इसके हिसाब से हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन वो खुश नसीब है जिस पे फोर्स जो है ना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा एग्जर्ट कर रही होगी। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर नाउ। ओके जी, अब इस इक्वेशन के हवाले से हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि इसमें से हमें फर्दर जो है ना जो भी जिस किस्म के भी हम क्वेश्चन बना सकते थे वो मेरे ख्याल से हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी कैलकुलेशंस आ सकती हैं, तो वो तो कैलकुलेशन तो कोई भी वैल्यू चेंज करने से चेंज हो सकती है, तो फिर आप वो जो है ना उन पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप उनमें कॉन्फिडेंट होंगे। अदरवाइज़ मैं आपको जितने भी एमसीक्यू करवाऊंगा उन पे रट्टा लगाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं पड़ने वाला। सो डू द प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ओके जी, अब आ जाते हैं फ्लक्स पे। जिस तरह से हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं और उसकी पैसेज थ्रू सर्टेन एरिया होता है तो उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इन द सेम वे हमारे पास अगर कोई लेट्स से ये बार मैग्नेट ही है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, इसमें से लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही होती हैं,
तो लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो नॉर्थ से आउट हो रही होती हैं और साउथ में वो लाइंस इन हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये लाइंस का बिहेवियर होता है। लाइंस का बिहेवियर ये होता है कि पोल्स पे उनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और वो विद इन द मटीरियल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। जैसे ही वो बाहर निकलती हैं तो उनकी डेंसिटी जो है कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्हें इस तरह से वापस होके उस मटेरियल में फिर से एंटर होना होता है। तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है पोल्स पे, और मटेरियल के अंदर, मैग्नेट के अंदर वो यूनिफॉर्म होती है। जैसे ही आउटसाइड जाएंगे, हम दूर जाएंगे मैग्नेट से, वो कम होती जाती है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, उसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। हम उस पर आते हैं। तो अब अगर यहाँ पे मैं कोई एरिया कंसिडर करूँ कि लेट से मैंने यहाँ पे एक एरिया कंसिडर कर लिया, सपोज आई एम गोइंग टू टेक दिस कलर, कि ये मैं एरिया ले रहा हूँ। यहाँ पे इस एरिया में से जो भी लाइंस मैग्नेटिक फ्लक्स की मैग्नेटिक फील्ड की पास हो रही हैं, तो उन लाइंस का पैसेज, उन लाइंस का फ्लो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई बी से इंडिकेट करते हैं। और ये फाई बी क्या होता है, इसी तरह से जिस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया की प्रोडक्ट होती है, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया की प्रोडक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो ये हम लिख सकते हैं इस तरह से कि मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है, बी ए कॉस थीटा। इसमें से ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होती, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है दैट इज़ टेस्ला, और एरिया का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है। कॉस थीटा एक रेशो है, उसका कोई भी यूनिट नहीं होता, तो ये हम ले लेते हैं वेबर। दिस इज़ द वेबर। वेबर इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो हो सकता है, इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन सेम है तो इसका मकसद है पॉजिटिव है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन अपोजिट है, नेगेटिव होगा। अगर 90 है, ज़ीरो होगा। सो अब इसी इक्वेशन से अगर हम इसको रीअरेंज कर लें तो मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स इक्वल टू फाई ओवर ए। ठीक है, फाई ओवर ए स्केलर फॉर्म में लिख देते हैं। तो फाई ओवर ए फ्लक्स पर यूनिट एरिया, जिस तरह से आपने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़ा कि चार्ज पर यूनिट एरिया को हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसी तरह से ये फ्लक्स पर यूनिट एरिया है। जब फ्लक्स पर यूनिट एरिया है तो इसका नाम हम रख देते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है तो इसका हम नाम रख देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, और असल में ये है क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन ही है तो इसका मकसद है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इंडिकेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मकसद है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन स्ट्रॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कम है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन कम है। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस सेम थिंग, सेम चीज़ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट ले लें तो वो आ जाता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज अनदर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। हमने एक यूनिट पढ़ा टेस्ला, ये टेस्ला के इक्वल ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेस्ला, इन टर्म्स ऑफ वेबर पर मीटर स्क्वायर।